हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 12 के लिए है। जियोग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसका हम लोग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ को देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का 20 इम्पॉर्टेंट MCQ, वो भी हिंदी में, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, इसमें से एक दो प्रश्न, ठीक है, एक दो प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ये चैप्टर 1 से है, ठीक है, चैप्टर 1 से है। इसी तरह की आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस डेली देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी चैप्टर के वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन थे। ठीक है, भूगोल के जनक कौन थे। तो जो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति किए थे वो कौन थे, ठीक है, उनका नाम क्या था। ऑप्शन है इरेटोस्थेनेज, टेलर, रैटजेल, हैकेल। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, इरेटोस्थेनेज। अब चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या कह रहा है कि भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक विचारधाराएं जो हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन क्या है, 2 है, 3 है, 11 है, 5 है। तो जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला है गणितीय भूगोल। पहला कौन होगा, गणितीय भूगोल। और दूसरा हो जाएगा भौतिक भूगोल और तीसरा मानव भूगोल। तो ये 3 भागों में बांटा गया है भौगोलिक विचारधाराओं को। याद रखिएगा, भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो नव निश्चयवादन का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, तो ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, कुमारी, सैम्पल, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इसके बाद है हैकल। तो नव निश्चयवाद का जो है प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन पहला सही होगा, ग्रिफिथ टेलर, ये वाला। ठीक है, पहला ग्रिफिथ टेलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, संसाधन भूगोल किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन क्या है, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आवास भूगोल। अब ध्यान दीजिएगा, संसाधन हमारे लिए किस तरह उपयोग का मतलब किस तरह का कार्य करता है हमारे लिए। ठीक है, हम उसका उपयोग किस तरह के कार्यों के लिए करते हैं, तो हम उसका उपयोग जो है आर्थिक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसलिए संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे संसाधन हो गया, मान लीजिए कि कोयला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोयला है। अब कोयला का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, उसको बेचकर पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति के लिए करते हैं। ठीक है, आर्थिक के लिए करते हैं, तो इसलिए ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। अब देखिए, चिकित्सा भूगोल जो है यानी जो हॉस्पिटल वाला चिकित्सा भूगोल, ठीक है, इलाज वाला, तो चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो चिकित्सा भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मतलब जो चिकित्सा होता है, इलाज वगैरह होता है, मेडिकल दवाई, ये सब किसके अंतर्गत होता है, किसके लिए होता है, तो समाज के लिए होता है। ठीक है, समाज में ही किया जाता है, मतलब लोगों के लिए होता है, तो इसलिए ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न,
ये क्या कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है वो रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, रैटजेल। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, रैटजेल। रैटजेल को ही मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है इनमें से। ऑप्शन क्या है, ब्लास, हमबोल्ट, रैटजेल और टेलर। तो नव निश्चयवाद से संबंधित है टेलर। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, टेलर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए सैंपल जो है वो भी मानव भूगोल के अंतर मतलब मानव भूगोल में आते हैं, रैटजेल भी आते हैं और फिर ये बर्टैंड डेगो हैं। ठीक है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इन्होंने कोई इसमें सिद्धांत वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। फिर आते हैं हंटिंगस्टन, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, मतलब मानव भूगोल से संबंधित हैं। तो सही उत्तर इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बर्टैंड रसल। चलिए 9वां प्रश्न मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा, मतलब किसने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था, तो आपने पढ़ा होगा, ये कुमारी सैंपल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी कुमारी सैंपल ने कहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, यांत्रियों के विवरण, ये तो भौगोलिक सूचना का ही स्रोत है। और प्राचीन मानचित्र भौगोलिक सूचना का स्रोत है ये। और फिर है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तो ये भौगोलिक सूचना का जो है स्रोत नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ग्रह का है। प्राचीन महाकाव्य ये सब भौगोलिक सूचना का स्रोत है, ये तीसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा सी ऑप्शन। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो ऑप्शन क्या है, बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। देखिए प्रकृति और मानव के बीच कौन है जो कि हमें प्रकृति से जोड़ती है, या मतलब हमारे बीच जो कार्य होता है प्रकृति और मानव के बीच, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो एक ही है, वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तकनीक। तो ऑप्शन बी सही होगा, तकनीक के चलते ही प्रकृति के चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों को समझ पाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। अब 12वां प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो देखिए प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ये दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद के अंतर्गत। आपने पढ़ा होगा संभववाद। तो ये दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए उपर्युक्त दोनों। ठीक है, उपर्युक्त, ऐसे ये हो जाएगा ऑप्शन उपर्युक्त दोनों। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, दोनों, ऊपर वाला दोनों। अब आते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है इनमें से। देखिए
पहला है परिवहन, दूसरा है कृषि, तीसरा है गृह निर्माण और चौथा है वस्त्र उद्योग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि कौन है जो, मतलब इनमें से क्या है जो मानव भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। कृषि मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है गृह निर्माण, मानव को रहने के लिए घर का निर्माण बहुत ज़रूरी है। वस्त्र उद्योग, पहनने के लिए कपड़ा भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा परिवहन, क्योंकि परिवहन मानवों की मूल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पैदल भी हम लोग जा सकते हैं, वो तो थोड़ी अधिक सुविधा के लिए हम लोग परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। तो सही उत्तर होगा परिवहन। चलिए अगला 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से मानव भूगोल से कौन सा है जो संबंधित नहीं है। ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति और स्थानिक संगठन और अन्वेषण एवं वर्णन। तो इनमें से जो है मात्रात्मक क्रांति, ये बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल में ही आता है, स्थानिक संगठन भी मानव भूगोल में ही आता है, क्योंकि संगठन है तो मानवों का ही होगा, और अन्वेषण एवं वर्णन है तो मानव ही करेगा, इसलिए ये सभी मानव भूगोल से संबंधित हैं। बस केवल मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये भौतिक भूगोल से संबंधित है। चलिए 15वां प्रश्न आते हैं, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि की प्रथा है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन मैं सही आपको बता देता हूँ, बी सही होगा, मिल्या, ठीक है, ये मिल्या सही होगा, मिल्या कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि की प्रथा है उसको मिल्या कहा जाता है। चलिए आगे 16वां प्रश्न आते हैं, क्या कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा कुमारी सैंपल, ठीक है। मैं अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से याद दिला देता हूँ। ये मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था, तो कुमारी सैंपल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रौद्योगिकी। क्यों होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो लोग हैं और पर्यावरण है उनके बीच जो महत्वपूर्ण कारक के जैसा काम करता है वो है टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण कारक हुआ, यानी हमारे यानी मानव और पर्यावरण के बीच में क्या कार्य करता है, हमें पर्यावरण को समझने के लिए क्या चीज़ मदद करता है, तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, तकनीक। तो इसलिए महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी होगा, और सही उत्तर भी प्रौद्योगिकी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यह है सही उत्तर इसका होगा बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल, जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जेनरालिस, ठीक है, जियोग्राफिया जेनरालिस एक पुस्तक है, ठीक है, उसका लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वरेनियर, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, वरेनियर।
इन्होंने ही जियोग्राफिया जनरलिस जो है पुस्तक को लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकायना किसने दी? सॉरी, संकायना नहीं, यहाँ पर संकल्पना होगा। ठीक है, ये संकल्पना, ये संकल्पना। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है किसने दी? ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन देखिए। रेटजेल, हम्बोल्ट, ब्लास, टेलर। तो आपको रेटजेल जहाँ भी दिखे वहाँ पर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, रेटजेल ने दिया था रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना। तो चलिए, हो चुका है लास्ट और 20वीं प्रश्न देखेंगे हम लोग डेली के डेली। और जो है अगले चैप्टर का भी आपके पास जल्द आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसका जो PDF है, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया है उसका PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर लिखना गूगल पर जाकर के prabhatpati.blogspot.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसमें आपको हमारे वेबसाइट पर सभी चीज़ का PDF मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। और डेली वीडियो जो अपलोड होंगे और सभी चैप्टर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।